ओके, अभी हम देखेंगे भाई साहब स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, तो कैसे हमारा स्पोर्ट्स के साथ हिस्ट्री का एक कनेक्शन है और कैसे अलग अलग जो आपके चीजें इवॉल्व हुई हैं वो कैसे हिस्ट्री में इवॉल्व हुई हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग सब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और सब लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा। आज की तारीख में जैसे हमारे टाइम पे क्रिकेट में जो दोनों एम्पायरों ने बोल दिया वही फाइनल है, लेकिन आज आप चैलेंज कर सकते हैं डीआरएस लेकर, है ना। सो दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज इवॉल्व इन द स्पोर्ट। तो अलग अलग चीजें इवॉल्व हुई हैं, अलग अलग नियम बने हैं, अलग अलग कानूनों का इवॉल्व। जैसे हमारे टाइम पे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट था जो 5 दिनों का होता है और वनडे क्रिकेट था, लेकिन अभी भाई साहब T20 फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन चेंजेस दैट हैव कॉन्स्टेंटली हैपेंड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड दीज हैव हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो अलग अलग फॉर्मेट्स इवॉल्व हुए हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारे भाई साहब चेंजेस हुए हैं। सो दिस इज बेसिकली अबाउट स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। ओके, सो वी विल talk about the introduction of sports. History of sports is as old as mankind. मतलब जितना हमारा पुराना हिस्ट्री है मैनकाइंड का, क्योंकि हमारे लिए एंटरटेनमेंट जरूरी है, तो अलग अलग फॉर्मेट स्पोर्ट्स के हुआ करते थे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड. गेम्स लाइक डाइस मतलब जिसको आप लूडो बोलते हैं आज की तारीख में, ठीक है। रेसलिंग, कुश्ती लड़ना, ठीक है। हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, ठीक है, घुड़सवारी करना, ठीक है। एंड चेस आर मेंशन्ड इन एंशिएंट लिटरेचर एंड एपिक्स. तो आप देखोगे बड़े बड़े जो पुरातन हमारे बुक्स हैं उनमें इन सब स्पोर्ट्स का व्याख्यान दिया गया है. दीज स्पोर्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड, ठीक है. ऑल दीज स्पोर्ट्स मोड्स हैव बीन डिस्कस्ड देयर, ठीक है. तो ये पुराने स्पोर्ट्स है, मतलब स्पोर्ट्स जो है वो हमारी मतलब हिस्ट्री में उतना ही पुराना है जितना हमारा एवोल्यूशन पुराना है, ठीक है. ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमैटिकली. ग्रीस में सबसे पहले स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ. इनफैक्ट जो ओलंपिक्स है वो ग्रीस से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है. ओलंपिक्स जो आज की तारीख में चला आ रहा है एक ट्रेडिशन, वो ग्रीस से ही स्टार्ट हुआ है. ग्रीस वाज द फर्स्ट टू सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स. इसके पहले ऐसे ही स्पोर्ट्स घरों में खेला जाता था या मोहल्ले में या कॉलोनी में लोग खेल रहे हैं, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया ग्रीस ने, ठीक है. ग्रीस वाज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज इट सिस्टमैटिकली. दे स्टार्टेड कॉम्पिटिशंस ऑफ डिस्कस थ्रो, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग. ये सब भाई साहब उन्होंने चालू किया. डिस्कस थ्रो मतलब समझते हैं, राइट. डिस्कस थ्रो, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस. चैरियट रेसेस मतलब पहले घुड़सवारी होती थी, और चैरियट रेसेस मतलब पूरा चैरियट को लेकर, मतलब पूरे गाड़ी को लेकर आगे जाना, ठीक है. रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एक्सेट्रा, ठीक है. एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशंस यूज्ड टू बी हेल्ड इन ओलंपिया, इसीलिए नाम पड़ा है उसका ओलंपिक्स, ठीक है. तो ग्रीस में एक सिटी था जिसका नाम था भाई साहब ओलंपिया, और उस पे ही ओलंपिक्स का नाम आया है, ठीक है. उसमें सारे देश के लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते थे. प्रॉपर रूल्स के साथ गेम को खेला जाता था, ठीक है. ओके, प्रॉपर रूल्स के साथ. ओके, द डैश वेयर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमैटिकली, तो इट विल बी ग्रीक्स. एक्चुअली कंट्री का नाम है ग्रीस, लेकिन कंट्री ग्रीस में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं हम ग्रीक्स, ठीक है. जैसे हमारा कंट्री का नाम है इंडिया, लेकिन इंडिया में जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंडियंस, ठीक है. सो दे आर नोन एज ग्रीक्स. ओके, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट. व्यायामशाला वडोदरा, ये तो भाई साहब मुझे भी नहीं मालूम. ओके, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स सूरत. ओके, प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन है, देखो. The ancient event of Olympic competitions used to be held at 2019 में ये क्वेश्चन आया 1 मार्क्स का. ओलंपिया ग्रीस, रोम इंडिया, चाइना. सो दिस विल बी ओलंपिया ग्रीस एंड दैट्स द रीजन द नेम ओलंपिया ग्रीस. ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो पैराग्राफ फॉर्मेट में है, ठीक है. क्वेश्चन वैसे आप 4 मार्क्स का है, 2023 में आया हुआ है, ठीक है. स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स इज अ वेरी एंशिएंट, आपके टेक्स्ट बुक से निकाला गया है. सपोज टू बी अ ग्रेट ऑनर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. In which city was the ancient Olympic competitions held? तो Olympia in Greek, ठीक है, in Greece, ठीक है. Olympia, the ancient Greek city. Okay. For which period is the relation of sport and Greeks from ancient period? बहुत पुरातन काल से चला रहा है भाई साहब, ठीक है, बहुत पुरातन काल से. Write in your own words about Olympic Games. तो Olympic Games was basically the first attempt made to standardize the rules of a sport, ठीक है. मतलब प्रॉपर रूल से इसको. द ग्रीक स्टार्टेड वेरियस स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस इन ओलंपिया. द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स वे स्टैंडर्डाइज
एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्रीक्स। तो पहली बार गेम्स को रूल्स में, प्रॉपर रूल्स में खेला जाने लगा। वरना हम मोहल्ले कुच्चे में, देखो आप अगर भाई साहब गली कुच्चे में क्रिकेट खेल रहे होंगे तो रूल्स हम तोड़ देते हैं, इसको बेईमानी का इल्जाम दे दिया, ये हो, चल चिल्लम चिल्ली हो गया, खत्म हो गया भाई साहब, है ना। उसमें रूल्स कुछ होता नहीं है, जो मनगढ़ंत रूल बना लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं और जब कंट्रीज कॉम्पीट कर रहे हैं एक जगह पे, तो वहां पे रूल्स का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। तो इसीलिए ये लोग पहले लोग थे जिन्होंने बेसिकली रूल्स को लाया। द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स वर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीक्स। द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टेक पार्ट। तो सबसे जो मतलब आपने ओलंपिक्स के पहले कभी मार्च देखा है क्या? जब ओलंपिक्स का ये जलाया जाता है, ठीक है, तो मशाल जब जलाई जाती है तो उसमें एक मार्च होता है, सारे कंट्री के लोग उसमें मार्च करते हैं उस ग्राउंड में। तो उसमें सारे जितने भी टॉप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको चुना जाता है। एक्चुअली कंट्री भेजती है उनको, कंट्री का उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में नेतृत्व करते हुए वो एक एक्चुअली ओलंपिक्स में जाते हैं, ठीक है। सो द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टेक पार्ट। जैसे रेसलिंग में जो बेस्ट है हमारे यहाँ से जाएगा, बॉक्सिंग में जो बेस्ट है वो हमारे यहाँ से जाएगा, चेस में जो बेस्ट है वो हमारे यहाँ से जाएगा। ऐसे जो अलग अलग फॉर्मेट ऑफ स्पोर्ट्स में जो बेस्ट पीपल हैं, वी विल सेंड देम, ठीक है। ग्रेट ऑनर एंड प्रेस्टीज फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ये ऑनर की बात है। हमारे इंडिया में कितने लोगों को गोल्ड मिला है ओलंपिक्स में? जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा, ओके, ही गॉट अ गोल्ड। हु एल्स? हाँ, रेसलिंग में गोल्ड की बात कर रहा हूं। नहीं, हाँ, नहीं, मिल्खा सिंह को नहीं मिला। अभिनव बिंद्रा वॉज बेसिकली अ शूटर, ठीक है। शूटिंग में उनको गोल्ड मिला है कुछ सालों पहले ओलंपिक्स में। हमने बहुत कम गोल्ड लाए हैं, बहुत कम, इक्के दुक्के गोल्ड ही मिले हमको, ठीक है। बट इट इज बेसिकली अ ग्रेट ऑनर। जैसे आज आप नीरज चोपड़ा का नाम जानते हैं क्योंकि उनको गोल्ड मिला है ओलंपिक्स में, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप समझ लीजिए जितने भी नेशंस हैं और जितने भी नेशंस के प्लेयर्स हैं उनको डिफीट किया है। इट्स एक्चुअली नॉट ओनली अ विन फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, इट इज अ विन फॉर अ नेशन एज वेल। इसीलिए बहुत प्रेस्टिजियस होता है ये, ठीक है। तो ग्रेट ऑनर एंड प्रेस्टीज फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एनेबल्स वन टू ओवरकम पेन एंड वरीज। तो देखो, स्पोर्ट्स को इंकरेज करने का ये एक तरीका है। तो स्पोर्ट्स का भाई साहब क्या योगदान है? ऑब्वियसली हमारे जितने भी पेन्स हैं, वरीज हैं, उसको हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कुछ समय के लिए जब तक हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। हेल्प्स वन टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश द माइंड। तो थोड़े से भाई साहब रिलैक्स और रिफ्रेश होते हैं। हेल्प्स बिल्ड अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो आप जितना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे आपकी बॉडी उतनी एथलेटिक रहेगी। अदरवाइज आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल के होंगे, है ना, बैठे बिठाए अगर रहेंगे सारा दिन तो उसमें बीमारियां बढ़ेंगी। ओके, जितना आपका मस्कुलर मूवमेंट होगा उतना आपका बॉडी फिट रहेगा। हेल्प्स डेवलप करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो आपके अंदर एक हिम्मत आती है क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि हार रहे हैं आप, फिर भी आपको जीतना है, तो इट इनकलकेट्स अ करेज इनसाइड यू, डिटर्मिनेशन, ठीक है, एंड ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है? व्हाट इज स्पोर्ट्समैनशिप? आप भाई साहब अगर किसी के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं और हार गए, आप मायूस हो गए भाई साहब एकदम से, ठीक है। पहली बार बैडमिंटन खेलने गए और हार गए, एकदम मायूस हो जाना। तो धीरे धीरे जब आप रोज खेलेंगे तो एक दिन जीतेंगे, एक दिन हारेंगे। इस तरह से आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब क्या है? जीत को आप सेलिब्रेट करें और हार को भी वेलकम करें, क्योंकि जीतना तो एक को ही है, दो जन नहीं जीत सकते। इस चीज को समझना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। कलेक्टिव गेम्स हेल्प डेवलप कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। सो जितने भी कलेक्टिव गेम्स होते हैं, मतलब जैसे फुटबॉल एक कलेक्टिव गेम है, क्रिकेट एक कलेक्टिव गेम है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हॉकी एक कलेक्टिव गेम है, ठीक है। हेल्प डेवलप कोऑपरेशन, एक के ऊपर ही पूरा नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। इट डेवलप्स कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट डेवलप होती है भाई साहब, ठीक है, एंड लीडरशिप क्वालिटीज। तो ऑब्वियसली आप सब लोगों के साथ इन स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, ठीक है। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ओवरकम्स पेन्स एंड वरीज, रिलैक्सेस एंड रिफ्रेशेस माइंड्स, बिल्ड्स अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, डेवलप्स करेज, स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिटर्मिनेशन। ये सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होती है विद रेगुलर प्लेइंग ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। अभी हम देखेंगे इंडोर गेम्स। क्या क्या है इंडोर गेम्स में? चेस है, ओके, चलिए। फिर
हाँ, क्रॉस जीरो नहीं है, क्रॉस जीरो की तो एक इंडोर गेम है भाई साहब, नहीं। ओके, तो टेबल टेनिस, यस, चेस, ठीक है, प्लेड विद इन अ क्लोज एनवायरमेंट, आप एक क्लोज एनवायरमेंट में इसको खेलते हैं। इंक्लूड्स चेस, कार्ड गेम्स होते हैं आपके, गेम्स प्लेड विद गेम्समैन एंड डाइस, गेम्समैन एंड डाइस मतलब लूडो वगैरह, ठीक है, कैरम, ठीक है। ये क्या होता है भाई साहब? चौका बारह, चौका बारह मतलब समझते हैं? हाँ, डाइस मतलब वो ऐसे चौक से खींचते हैं और डाइस खेलते हैं, गांव खेड़े में बहुत ज्यादा खेलते हैं ये, ठीक है। इंडियन लूडो, ठीक है, एंड भाटुकली, ये मुझे भी नहीं मालूम भाई साहब क्या है, ठीक है। ओके, सागर कोटे, प्लेड विद अ बंच ऑफ सीड्स एंड स्टोन्स, तो आप भाई साहब ये खेलते हैं विद अ बंच ऑफ सीड्स एंड स्टोन्स, जो भी आप बेसिकली बैठे बिठाएं विदाउट गोइंग आउटसाइड योर होम खेल सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज बेसिकली इंडोर गेम। अभी आप बोलेंगे कि नहीं मैं बाहर बैठकर चेस खेल रहा हूं, तो वो आउटडोर गेम हो गया, नहीं वैसा नहीं होता, ठीक है। जिसको आप इंडोर में खेल सकते हैं वो इंडोर गेम हो गया। अगर आप बाहर बैठकर लूडो खेल रहे हो आपकी मर्जी, लेकिन है वो इंडोर गेम, ठीक है। इट इज बेसिकली एन इंडोर गेम। इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग आउटसाइड और इनसाइड, इट्स अबाउट वेदर दैट स्पोर्ट कैन बी मैनेज्ड इनसाइड, उसको हम क्या घर में खेल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एन इंडोर गेम। आउटडोर गेम भाई साहब क्या हो गया? जिसको हम घर में नहीं खेल सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लंगड़ी, कबड्डी, खो खो, मार्बल, लगोड़ी, विट्टी डांडू और गिल्ली डंडा, ठीक है, ठीक है। गुब्बारे, टॉप्स, उगाड़ी, ये सब अलग अलग आपके भाई साहब स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको बाहर ही खेलना रहेगा। इंटरनेशनल गेम्स, ये सब आपके भाई साहब नेशनल है। इंटरनेशनल गेम्स में आपके बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। सोहम, तब से देख रहा हूं भाई साहब संकेत और सोहम क्या चालू है? हाँ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, ऑल दीज आर इंटरनेशनल गेम्स, ठीक है। रनिंग रेसेस, दिस इज ऑल्सो बेसिकली आउटडोर गेम, ठीक है। सो 100 और 200 मीटर्स के रेसेस होते हैं। मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस, ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसको रन करते हैं। अदर टाइप्स, हर्डल्स एंड रिले रेसेस। हर्डल्स मतलब समझते हैं क्या? मतलब ऐसे ऐसे जंप करके, ऐसे जंप करके जाना पड़ता है, बीच बीच में हर्डल्स रहते हैं, तो आपको जंप करना पड़ेगा। रिले रेस मतलब क्या? 100 मीटर्स किसी और ने दौड़ा, उसको आप ओवरटेक करके फिर 100 मीटर, फिर 100 मीटर, ऐसे, ठीक है। आपने देखा रहेगा एक रनर दौड़ा, उसने हैंड ओवर किया दूसरे को, दूसरा दौड़ा, फिर तीसरा दौड़ा, फिर चौथा दौड़ा। इस तरीके के रेसेस को अपन रिले रेस बोलते हैं, ठीक है। मल्लखंभ, ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, ठीक है। मल्लखंभ इज बेसिकली बहुत, एक खंबा रहता है और उस खंबे पे हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, ये योगा आसन होते हैं, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है ये, ठीक है, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। According to Manish Bhate, it was devised by Balambhat Deodar, the physical trainer of Peshwa Bajirao II, ठीक है। पेशवा बाजीराव II के जो फिजिकल ट्रेनर थे, उन्होंने ये भाई साहब आर्ट फॉर्म डिवाइस किया था, स्पोर्ट्स का फॉर्म डिवाइस किया था, और ये काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें आप एक खंबे के ऊपर रहकर सारे आपके योगिक पोस्चर्स होते हैं, वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओके। शी ऑल्सो नोट्स दैट बालमभट्ट वॉज इंस्पायर्ड वॉचिंग मंकीज व्हाइल दे लीप्ड एंड प्लेड ऑन ट्रीज। तो मंकी के मूवमेंट को देखकर इन्होंने ये डिवाइस किया था, ठीक है। मंकीज जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करते हैं या पेड़ की एक टहनी से दूसरे टहनी में जाते हैं, उस मूवमेंट से इंस्पायर होकर इन्होंने इस स्पोर्ट्स को डिजाइन किया था, इस टाइप ऑफ स्पोर्ट को डिजाइन किया था, ठीक है। बट वेरी डिफिकल्ट, किसने देखा ये मल्लखंभ, ठीक है, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है भाई साहब। आप समझ लिए, एक खंबे पे आप क्रॉल करते हुए ऊपर तक जा रहे हैं, जितने भी आपके बॉडी पोस्चर्स हैं वो सब एक खंबे पे हैं, ठीक है। एक पोल रहेगा और उस पूरे खंबे पे आप पूरा पूरा अपने जितने भी योगिक पोस्चर्स हैं उनको करते हैं, ठीक है। एडवेंचरस गेम्स, आइस स्केटिंग, स्काइंग, आइस हॉकी, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स एंड मोटर बाइक्स एक्सेट्रा, ये सब आपके एडवेंचरस गेम्स हैं। कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर केयर से आपने इसको परफॉर्म नहीं किया, सो यू नीड टू बी ईदर परफॉर्मिंग दीज विद एन एक्सपर्ट गाइडेंस और यू शुड योरसेल्फ बी एन एक्सपर्ट इन डूइंग सो, ठीक है। तो अभी जैसे रॉक क्लाइंबिंग मेरे को याद आ रहा है, मेरे आईआईटी का नाम सुना है आपने? आईआईटी इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। आज की तारीख में आईआईटी में करीबन 5000 सीट्स हैं और पूरी मतलब इंडिया में जितनी भी फौज है उसके लिए लड़ रही है, ठीक है, कि मिल जाए, ठीक है। करीबन हर बार 15 से 20 लाख लोग इस एग्जामिनेशन को हर साल अपीयर करते हैं। हमारे टाइम पे इसमें सिर्फ 500 सीट्स थे, ठीक है, और मेरे कॉलेज से एक बंदे को 42nd रैंकिंग मिली थी। 42 रैंकिंग मतलब समझते हैं, 500 में 42 रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी 42 थी। मतलब आप समझिए किस लेवल का इंटेलिजेंस रहेगा।
ये बंदा कभी मेरे को पढ़ता हुआ नहीं दिखता था, स्विमिंग में चैंपियन था, एटीट्यूड भर भर के था, बात नहीं करने का ज्यादा किसी से, ठीक है। अजीब ही है, मतलब कभी मैंने उसके डेस्क में किताब ही नहीं देखी। सम सुपर ह्यूमन बीइंग, आई डोंट नो। अभी मैंने देखा उसका फेसबुक में, तो ही इज बेसिकली बिकम, अभी अमेरिका में है, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, बट उसके पहले 2-3 पोस्ट में सीईओ दिख रहा था, उसके बाद शायद रिजाइन वगैरह कर दिया होगा, डिवोर्स हो गया है, ठीक है। और रॉक क्लाइंबिंग एक्सपर्ट है, और मैंने उसके फोटोज देखे हैं, रॉक क्लाइंबिंग देखकर मतलब डर लग रहा है, उतना ऊपर भाई साहब, एकदम स्टीप स्लोप है, उसमें वो क्लाइंब कर रहा है। तो ही इज नाउ बिकम अ रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनर। तो जिंदगी में लोग कौन सा टर्न लेते हैं ये बोलना मुश्किल है, बट समटाइम्स सम स्पोर्ट्स डेवलप्स एंड यू एक्चुअली टेक अ डिफरेंट टर्न, ठीक है। अभी वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, तो उसकी मर्जी, बट रॉक क्लाइंबिंग एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट है। आपके जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर लाइफ सेटिंग स्पोर्ट्स, ठीक है। इनको अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप खुद एक्सपर्ट होने चाहिए, या एक्सपर्ट गाइडेंस के हिसाब से आपको परफॉर्म करना चाहिए, अदरवाइज दिस कैन एक्चुअली बी लाइफ कंज्यूमिंग, ठीक है। क्योंकि इन सब कामों में स्पीड और खतरा बहुत ज्यादा है, या तो स्पीड है या तो हाइट है, और दोनों में ही खतरा है, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो खतरा है। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, ओलंपिक्स, ये सब आपके अलग अलग लेवल पे होता है। ओलंपिक्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है। एशियाड जो होता है वो सिर्फ एशियन कंट्रीज के लिए होता है, ठीक है। पैरा ओलंपिक, क्या ये समझते हैं क्या है? इंडिया ने काफी सारे मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, उनके लिए है। और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिजेबल्ड पीपल, अभी तो हम डिजेबल्ड नहीं बोलते हैं, हम इसलिए इस नाम को भी हमने चेंज कर दिया है, क्या बोल सकते हैं, स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल देम एज स्पेशली एबल्ड, ओके। क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, एशियाड, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिजेबल्ड पीपल। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्यों भाई साहब रिपीट क्यों हुआ? ओके, सो दीज आर सर्टेन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा नेशनल गेम भाई साहब इंडिया में हॉकी रहा है। हम इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत बार ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल जीते हैं हमने, उसके बाद एक बार भी नहीं जीत पाए, वो बात अलग है। लेकिन हमने करीबन इंडिया में 6 बार ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल जीते हैं। और उस टाइम पे हमारे एक बहुत शार्प शूटर थे जिनका नाम था ध्यानचंद, ठीक है। आज भी हॉकी के नाम पे, मतलब उनके नाम पे काफी सारी ट्रॉफीज हैं। और ध्यानचंद वाज सम मास्टर। इनफैक्ट जब एक बार जर्मनी में ओलंपिक्स चल रहा था, हिटलर वाज सिटिंग इन द स्टेडियम, और ध्यानचंद इस तरह से मतलब जर्मनी को हरा रहा था कि हिटलर को इतना गुस्सा है वो स्टेडियम छोड़कर चले गए, ठीक है। ही वॉज सो फेरोशियस, मतलब आपके जो ध्यानचंद की जो प्लानिंग थी, और ध्यानचंद इतने ज्यादा मतलब एक्सपर्ट थे इस गेम में कि जर्मनी उस टाइम पे हार रहा था 6-0 से, ठीक है। और हिटलर गॉट फ्यूरियस अबाउट दिस, गुस्से में आकर उन्होंने स्टेडियम छोड़ दिया, ठीक है। सो एक हॉकी इज द नेशनल। एक टाइम पे हम बहुत बड़े तुर्रम खान थे, अभी धीरे धीरे ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, लेकिन इस स्पोर्ट्स को एक्चुअली हमने रिकग्निशन नहीं दिया है। जिस तरह से हमने क्रिकेट को परसू किया है और क्रिकेट को सपोर्ट किया है, अगर शायद हमने इस स्पोर्ट को भी सपोर्ट किया होता तो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वुड हैव शाइन। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डिडंट शाइन ऑन दिस गेम। एक सेम गेम जिसमें हमने 6-6 बार गोल्ड मेडल जीता है, उस गेम में इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक बार भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, ठीक है। तो बिकॉज वी डिडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ये हमारा डाउनफॉल था, ठीक है। जिस गेम में हमारा अच्छा खासा ग्रिप बना हुआ था, उसको हम थोड़ा सा भी सपोर्ट करते थे या थोड़ा सा भी उसको रिकग्निशन देते थे, सो इट वुड हैव, यू नो, वी वुड हैव बीन मास्टर्स ऑफ द गेम। मेजर ध्यानचंद, इसको हम विजर्ड ऑफ हॉकी भी बोलते हैं, ठीक है, वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। इंडिया वन अ गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स। ये बर्लिन बेसिकली जर्मनी में है, और भाई साहब यहाँ पे हिटलर को बहुत गुस्सा आया था, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अंडर हिज कैप्टनसी, लेकिन हम उसको इंडिया का मेडल काउंट नहीं करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी एंड इंडिया डिडंट, उस टाइम पे इंडिया एक नेशन फॉर्म नहीं हुआ था। आज की तारीख में जो इंडिया नेशन आपको दिख रहा है, उस तरीके का नेशन फॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए इस गोल्ड मेडल की गिनती इंडिया के खाते में नहीं की जाती है। समझ में आ रहा है? ये ब्रिटिशर्स के खाते में किया था। इंडिया वाज अ कॉलोनियल एम्पायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इंडिया एज अ कंट्री स्टैब्लिश नहीं हुआ था। 29th of August, his birthday is celebrated as the National Sport Day in India. तो 29th of August को जो हाल ही में गया है, इसको अपन नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एक महीने पहले गया है। He was honored with पद्म भूषण in 1956। ये बहुत बड़ा एक सिविलियन ट्रॉफी है। एक बहुत सिग्निफिकेंट काम करने के बाद आपको ये ट्रॉफी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है।
पद्म भूषण से इनको नवाजा गया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस एट ग्लोबल लेवल, लाइव टेलीकास्ट। एक टाइम था जब ना हमको लाइव टेलीकास्ट देखने को नहीं मिलता था, रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलती थी, ठीक है। अभी तो आपका जो सैटेलाइट है, इसके वजह से आप किसी भी टाइम पे किसी भी स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा हो, ठीक है। लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंटरनेशनल मैचेस ऑन टेलीविजन, एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, कहीं भी हो रहा हो आप उसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सैटेलाइट जो है काफी इंप्रूव हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लाइव टेलीकास्ट। फैंस वॉच मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट एज कॉमेंटेटर्स। तो ज्यादा करके आप देखोगे जैसे इंडियन कॉमेंट्री, देखिए अगर कॉमेंट्री करनी है तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब आपने खुद स्पोर्ट्स को खेला होगा, ठीक है। जैसे पूरे कमेंट्री टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में आप अगर देखोगे सुनील गावस्कर है, संजय मंजरेकर हैं, ठीक है, रवि शास्त्री है, कभी कभी कपिल देव भी कमेंट्री करते हैं। तो ये लोग सब जो है, सौरव गांगुली हैं, ये लोग सब लोग ने क्रिकेट अपने जमाने में खेला है, जिनकी वजह से इनको आइडिया रहता है, ठीक है, इसीलिए कमेंटेटर्स हैं। हाँ, हर्षा बोगले भी है। हर्षा बोगले इज नॉट बेसिकली अ कमेंटेटर, ठीक है, नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन बट डेफिनेटली अ कमेंटेटर। उन्होंने काम किया है अपने कम्युनिकेशन पे, जिसकी वजह से वो है। बट अदरवाइज मोस्टली यू विल फाइंड पीपल हु बिलोंग टू द सेम स्पोर्ट एंड हु हैव रिटायर्ड बिकमिंग एज कमेंटेटर्स, वो कमेंटेटर्स बन जाते हैं, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू थे एक टाइम पे, ठीक है। सो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट एज कमेंटेटर्स। तो आफ्टर दे हैव फिनिश्ड ऑफ और रिटायर्ड, देन दे पार्टिसिपेट इन कमेंट्री। सुनील गावस्कर इज ऑल्सो अ कमेंटेटर। ऐसा तो क्रिकेट में देखने को मिलता है, बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी लगभग आपको ऐसे कमेंटेटर्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड मेंटालिटी। फील्ड में क्या चल रहा है इस चीज को वो समझ सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज एडवर्टाइज देयर वेयर। तो बहुत ज्यादा भाई साहब आपका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट होता है। हर एक क्रिकेट के मैच में अगर आप देखोगे, हर एक ओवर के बाद एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। हर एक आउट होने के बाद एडवर्टाइजमेंट, ड्रिंक्स ब्रेक में एडवर्टाइजमेंट। तो ये लोग स्पॉन्सर्स हैं, दे आर द वंस हु बेसिकली स्पॉन्सर्स। आप देखोगे भाई साहब वो टी शर्ट में बैजूस का पहनते हैं इन लोग, या आपका जो विकेट होता है उसमें पेटीएम लिखा रहता है। तो अलग अलग तरीके से यहां से पैसा आ रहा है इन कंपनीज से, जिससे ये स्पोर्ट्स फाइनेंस हो रहा है। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज द वे। ओके, डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया. So it will be 29th of August, and on what is this date? This is basically the birth date of Dhyanchand, Major Dhyanchand. Okay, the field of sports in the 20th to 21st century was naturally influenced by the process of entertainment, globalization, advertisement और participation. तो आपका भाई साहब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जैसे आप अगर विराट कोहली पेप्सी कंपनी का ऐड कर रहे हैं, तो पेप्सी कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन वो ऐड कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हो गया है मतलब आप फॉरेन कंपनीज का भी ऐड कर रहे हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन आया है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हॉकी, ठीक है। ओके, मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी। विजर्ड मतलब मैजिशियन। भाई साहब इनके हाथ में हॉकी स्टिक था, तो लोग बोलते थे ये मैजिक कर रहे हैं कुछ, ठीक है। 6 गोल 7 गोल मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। ही वॉज सो एफिशिएंट इन दिस गेम, ठीक है। और उसके बाद हमको कोई ऐसा प्लेयर मिला नहीं, हम ऐसा प्लेयर नहीं बना पाए, ये हमारी बदकिस्मती है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। मल्लाखंब आउटडोर गेम बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल्स, क्या ये सही है? भाई साहब खंबा होता है बड़ा सा और इसमें काफी सारा, ये बहुत डिफिकल्ट है। कभी अगर आप ट्राई करेंगे ना, मतलब बॉडी की जो फिजिक लेवल है आपका, ये जो पीठ है ये पूरा ऐसा बेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप हाथों से खंबे को पकड़े और पैरों से पैरों को, और आपका पूरा बॉडी ऐसे बेंड हो जाएगा। दिस विल बी द बेंडिंग ऑफ द बॉडी। इस कदर आपका बैक जो है फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें आसन हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। वाटर पोलो इज बेसिकली अ वाटर स्पोर्ट, ठीक है। स्केटिंग एक एडवेंचरस स्पोर्ट है। चेस आउटडोर गेम, दिस इज इनकरेक्ट। आप चेस आउटडोर में खेल सकते हैं, लेकिन वो आउटडोर गेम नहीं है। जिस गेम को आप इंडोर में प्राइमरली खेलते हैं उसको अपन बोलते हैं इंडोर गेम, ठीक है। सो चेस इज बेसिकली एन इंडोर गेम। ओके, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप इंडोर गेम्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 और 2022 में आया हुआ है, ठीक है। इंडोर गेम्स में क्या क्या आ जाएगा? चेस आ जाएगा, ठीक है, और कैरम, लूडो, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आपके भाई साहब सागर गोट, चेस, कार्ड गेम्स, कैरम, ये सारे भाई साहब आके आ जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल आउटडोर गेम्स, इंटरनेशनल और आउटडोर गेम्स,
क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन नहीं, और लॉन टेनिस, ठीक है, ये सब आपके आउटडोर गेम हो जाएंगे। हॉकी, गोल्फ, पोलो, डिस्कस थ्रो, रनिंग रेस, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है, हाई जंप। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड राइट। मल्लाखम फिजिकल एक्सरसाइज गेम है, करेक्ट, ठीक है। कबड्डी एक आउटडोर गेम है, ओके। आइस हॉकी एडवेंचरस गेम है। अटपाट्या इंडोर गेम है, ये मुझे नहीं मालूम भाई साहब, ठीक है, ये इंडोर गेम नहीं है, आउटडोर गेम है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजंस। मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी। तो अंडर हिज कैप्टनसी 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। अंडर हिज कैप्टनसी इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन बर्लिन ओलंपिक्स in 1939, ठीक है। And he was also known a skilled hockey player and the captain of the Indian hockey team. Under his captaincy, won a gold medal in 1936 at Berlin Olympics, ठीक है। Also a part of the previous Indian hockey teams in 1928 and 32, which played at Olympics and won gold medals. तो ये उस मतलब पहले के इन टीम्स के भी पार्ट थे 1928 और 32, जब इंडिया ने भाई साहब गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन ये जीत जो है इंडिया के नाम पे दर्ज नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हम एज एन नेशन एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। सो ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग, तो आपका भाई साहब कॉन्सेप्ट चार्ट है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, ठीक है। अदर भाई साहब गोल्फ, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हाई जंप, रनिंग रेस। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर प्लेड outside and indoor games are played inside the room, ठीक है, okay. So an activity that is performed for entertainment as well as for physical exercise can be termed as a sport। 2022 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो पहले तो हम भाई साहब स्पोर्ट क्या है या गेम क्या है उसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे इंडोर और आउटडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स देख लो और आउटडोर गेम्स देख लो। नेचर वाइज अगर आप देखोगे, दे आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस विद इन अ क्लोज एनवायरनमेंट। इसको चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। इंडोर गेम्स कहां पे होता है भाई साहब? नेचर इज वेयर दे आर प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हम इसको खेलते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं है कि ओपन एनवायरनमेंट में इसको नहीं खेल सकते हैं। लूडो अगर आप चाहें तो भाई साहब बाहर बैठ के भी खेल सकते हैं। चेस अगर आप चाहें तो बाहर बैठ के भी खेल सकते हैं, लेकिन दे आर जनरली प्लेड इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट। दे आर प्लेड इन ओपन एंड वाइड स्पेस। फुटबॉल आप भाई साहब अंदर नहीं खेल सकते, क्रिकेट आप अंदर नहीं खेल सकते। यू विल हैव टू गो आउट एंड वेंचर आउट in order to place them, ठीक है। तो ये नेचर वाइज डिफरेंस है बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। रूल्स, ठीक है, इंडोर गेम्स हैव फन रूल्स एंड इज नॉट टफ, ठीक है। फन रूल्स मतलब कैसा है भाई साहब? आप लूडो खेल रहे हैं, आपका 6 आ गया, आपका भाई साहब आप चलने लगे, ठीक है। आपका 1 आ गया, आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं भाई साहब, 1 आ गया और सांप के मुंह पे गए और आप नीचे आ गए। तो फन है, इसमें आपका कोई टैलेंट नहीं लग रहा है। यू आर थ्रोइंग अ डाइस एंड वॉट एवर नंबर इज डिस्प्लेड बाय द डाइस, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर यू विल मूव अहेड। तो आप जीतना और हारना आपका एक फन टाइप है ना। इट हैज गॉट नो टैलेंट। लूडो में कोई टैलेंट तो नहीं लगता है भाई साहब, ठीक है। इंडोर गेम्स हैव फन रूल्स एंड इट इज नॉट टफ, ठीक है। लेकिन जैसे चेस में आपका भाई साहब दिमाग लगता है, ठीक है। चेस एक ऐसा गेम है जिसमें वाकई में आपका दिमाग लगता है। आप एक अच्छे प्रोफेशनल चेस प्लेयर को अगर देखेंगे तो उसको अप्रोक्सीमेटली पहले अपने 20 मूव्स उसको याद रहते हैं, उसके पहले के 20 मूव्स याद रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट 20 to 25 मूव्स, उसके बाद वो खेलना चालू करेगा एज पर द गेम। सो दे आर दैट प्रोफेशनल, ठीक है। कैरम ये भी भाई साहब फॉर फन खेला जाता है, विच हैव टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड रूल्स। इनके भाई साहब टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड रूल्स हैं कैरम का, चेस का। दे हैव प्रॉपर टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड रूल्स, ठीक है। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनके भाई साहब ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं और फन पर्पसेस के लिए हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जनरली खेलते हैं। और कुछ ऐसे गेम होते हैं जो इंडोर तो हैं लेकिन उसके टफ रूल्स होते हैं, ठीक है। ओके, रूल्स के मामले में दे आर मोर टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड रूल्स। तो ज्यादा करके आपके इनके जो रूल्स होते हैं वो ज्यादा टेक्निकल होते हैं, क्योंकि ये आप ग्रुप के साथ खेलते हैं, कलेक्टिवली खेलते हैं, ठीक है। देन इंडोर गेम्स द प्लेयर ऑट टू फॉलो द रूल्स। तो आपको जो प्लेयर होगा उसको भाई साहब रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, ठीक है। दे विल हैव टू फॉलो द रूल्स। नेसेसिटी फॉर प्रायर प्रिपरेशन और फिटनेस, ठीक है। तो इन इंडोर गेम्स लेस फिजिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एज कंपेयर टू आउटडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स में कम फिजिकल एनर्जी की जरूरत है। ऑब्वियसली आप बैठे बिठाए खेलते हैं, लेकिन आउटडोर गेम्स में आपकी फिजिकल एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए आपका फिटनेस लेवल भी हाई हो जाता है, ठीक है। एज आउटडोर गेम्स टेक मोर एफर्ट एंड फिजिकल एनर्जी टू प्ले देन इंडोर गेम्स, फिजिकल फिटनेस इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस। तो इसमें हम फिजिकल फिटनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन आउटडोर गेम्स, ठीक है।
हम्म। ड्वेलर्स मतलब जो वहां पे रहते हैं, जो वहां पे रहते हैं, सिटी ड्वेलर्स, उस सिटी में जो लोग रहते हैं। जल्दी 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 फटाफट। डन 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 डन। हो गया। चलिए भाई साहब। ओके। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स में और देखिए भाई साहब और क्या स्पेसिफिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। एनवायरमेंटल, ठीक है। देखो इसमें एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स हैं, नहीं है, ठीक है। बारिश होवे धूप होवे, आप आराम से भाई साहब इसको खेल सकते हैं। अगर आप घर के अंदर हैं यू कैन प्ले। सो देयर आर नो एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रेंट्स मतलब कोई एनवायरमेंटल चैलेंज है क्या, बारिश होने से या धूप होने से क्या इस गेम को आप नहीं खेल पाएंगे। नो एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स केम इनटू फैक्टर इन केस ऑफ इंडोर गेम्स। वी कैन इजिली प्ले विदाउट एनी एनवायरमेंटल डिपेंडेंसी, ठीक है। एज इट इज प्लेस विद इन अ क्लोज एनवायरमेंट, चेंजेस इन वेदर डू नॉट अफेक्ट द गेम। लेकिन अगर बारिश हो गई तो भाई साहब आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, फुटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू प्ले क्रिकेट अगर बारिश हो रही हो तो। और भी बहुत सारे गेम्स आप नहीं खेल सकते हैं। सर्टेन एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स कम इनटू फैक्टर इन केस ऑफ आउटडोर गेम्स। हर एक पे नहीं, जैसे फुटबॉल आप आराम से खेल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। अगर बारिश हो रही होगी तो आप फुटबॉल खेल सकते हैं। बारिश हो रही है तो लॉन टेनिस नहीं खेल सकते हैं आप, ठीक है। तो सर्टेन रूल्स अप्लाई टू सर्टेन गेम्स, ठीक है। ओके। क्रिकेट मैचेस समटाइम्स गेट पोस्टपोन्ड ड्यू टू रेन। कभी कभी भाई साहब पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, कभी कभी भाई साहब उसमें डकवर्थ लुईस मेथड अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं। बट एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स कैन बी देयर ऑन आउटडोर गेम्स। एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स आर नॉट देयर ऑन एनी इंडोर गेम, किसी भी इंडोर गेम में। तो ये आपके भाई साहब एग्जांपल्स हो गए एनवायरमेंटल आपके इंडोर और आउटडोर गेम्स के। ओके ओके। गेम मटेरियल्स एंड टॉयज, द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉयज है, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ी मात्रा में टॉयज मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। सो द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो क्ले टॉयज हमको मिले, इसका मतलब क्या है कि बहुत पहले जमाने से आपके क्ले टॉयज मैन्युफैक्चर होते थे। सो फ्रॉम वेरी ओल्डन एंड एंशिएंट टाइम्स क्ले टॉयज वेर मैन्युफैक्चर, ठीक है। हमको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस मतलब आपके जो हमने जो पुरातत्व चीजों को बरामद की है उसमें क्ले टॉयज हमको मिले हैं। इसको लिख लीजिए, द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हो गया आपके टॉयज। व्हाट आर टॉयज? द मीन्स एंड इक्विपमेंट
for the entertainment and education of children. Okay, dolls are mentioned in the ancient Indian literature. A Sanskrit play by Sudraka is named as Mrichak. क्या है भाई साहब? मृचिकातिका. इट मीन्स क्ले आर्ट. ठीक है, इट मीन्स क्ले आर्ट. ये आपको भाई साहब लिखना पड़ेगा. संस्कृत प्ले, ये वाला लिख लीजिए. अ संस्कृत प्ले बाय शुद्रका विच मीन्स मृचिकातिका. ठीक है, इज बेसिकली इट मीन्स क्ले आर्ट. ठीक है. कथा सरित सागर मेंशन दैट ऑन प्रेसिंग अ की सम डॉल्स यूज्ड टू फ्लाई, सम यूज्ड टू डांस एंड सम यूज्ड टू मेक साउंड्स. ठीक है, ये ऐसा होता था. ठीक है, कथा सारित सागर. ओके, टॉयज एंड हिस्ट्री. Toys throw light on the trade relations and cultural contacts between nations in ancient times. तो हम टॉय का डिजाइन और स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा कल्चरल एक्सचेंज होता था बिटवीन कंट्रीज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स. ठीक है, बाय जस्ट लुकिंग एट टॉयज वी कैन एक्चुअली. हाँ बेटा, पूरा स्कैन करके छाप ही दे उसका पेपर तू. हाँ हाँ, स्कैनर ही दे दूं यहाँ पे. गोदी में बैठ के उसका भाई साहब लिख दे. Toys throw light on the trade relations and cultural contacts between nations in ancient times. It also sheds light on history and technological development. तो जैसे जैसे टॉयज में मैन्युफैक्चरिंग में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, तो अलग अलग मतलब दे पोर्ट्रे बेसिकली शेड्स लाइट्स ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. जैसे एक टाइम था जब टॉयज में सिर्फ क्ले के बनते थे. अभी भाई साहब टॉयज में आपको देखो गाड़ियां दिखेंगी, जेसीबी दिखेगा, ऐसा बच्चों के टॉयज में दिखेगा, है ना. तो देयर हैज बीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. जैसे जैसे भाई साहब आपके मशीन्स डेवलप हुए हैं, व्हीकल्स डेवलप हुए हैं, तो वैसे वैसे टॉयज भी डेवलप हुए हैं. ठीक है, आपको दिखेगा भाई साहब ऐसे. मैं अभी आ रहा था तो देख रहा था कोई बड़ी बड़ी ऐसी छोटी छोटी गाड़ियां रखी हुई थी एक्सिस बैंक के सामने बेचने के लिए. टॉय है वो भी एक. ठीक है, सो मतलब अलग अलग टॉयज अभी इवॉल्व हो रहे हैं. सो द एवोल्यूशन ऑफ टॉयज इज बेसिकली कंसर्न्ड और रादर कनेक्टेड टू द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, आपके टॉयज से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी कैसे था. ठीक है, ओके. टेक्नोलॉजिकल, इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. ठीक है, ड्यूरिंग दिवाली इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड. तो ये भाई साहब आप किला बनाते हैं दिवाली में. ठीक है, मॉडल फोर्ट्स बनाते हैं. क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड आल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दिस मॉडल फोर्ट्स. तो आपके भाई साहब ऐसे मॉडल फोर्ट्स बनाए जाते हैं और इसमें आपके क्ले इमेजेस भी रखे जाते हैं. ऐसा सजावट होती है. ठीक है, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो जन्माष्टमी के टाइम पे ये होता है. ठीक है, जन्माष्टमी में ऐसे आप फोर्ट्स या बेसिकली डिजाइन्स बनाते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ. हम यहाँ पे क्या रखते हैं भाई साहब, मिट्टी की मूर्तियां होती हैं जो बनाकर रखते हैं और इनको सजाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे भी आपके टॉयज का इन्वॉल्वमेंट है. हियर ऑल्सो वी विल इन्वॉल्व टॉयज. ड्यूरिंग दिवाली इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड. Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers and also people and animals are placed on these model forts. इसमें भाई साहब ये प्लेस होता है. An ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii, an ancient city in Italy. It is dated on the 1st of century. मतलब इंडियन क्राफ्ट्समैन ने जो बनाया था, ठीक है, 1st century, इतना पुराना. ठीक है, 2000 साल पुराना हमको भाई साहब मिला है. कहां पे भाई साहब? इंडियन क्राफ्टमैन पोम्पेई, इटली में मिला है. तो इसका मतलब जरूर कोई इंडिया से इटली गया था या इटली से इंडिया आया था और वापस इटली गया था, जिसके वजह से ये डॉल वहां तक कैरी हुआ है. सो इंडियन डॉल का वहां पे मिलना ये इस बात को तय या निर्धारित करता है कि बिटवीन इंडिया एंड इटली देयर वेर बेसिकली रिलेशनशिप्स. ठीक है, मतलब वहां से लोग यहाँ आते थे और जाते थे, चाहे टूरिस्ट पर्पसेस के लिए हो चाहे बिजनेस पर्पसेस के लिए हो, बट देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ कल्चर. ठीक है, ओके, चेक योर ग्रास्प. डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्लाइंग वुडन डॉल्स आर फाउंड इन मृच्छकटिका, कथा सरित सागर, रामायण. नन ऑफ दीज. सो इट इज बेसिकली कथा सरित सागर. ठीक है, फ्लाइंग डॉल्स. Doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii in ancient city of Italy. Wooden, ivory, marble or glass. So it was made up of ivory. Ivory means what? हाथी के दांत से जो बनता है उसको हम आइवरी बोलते हैं. ठीक है, हाथी के दांत से जो बनता है दैट इज नोन एज आइवरी. अभी तो आइवरी का ट्रेड बंद हो चुका है,
ठीक है। आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन, हाथियों को एक चीज के लिए मारा जाता है, उनके दांत के लिए, ठीक है। दीज जायंट क्रीचर्स वेर किल्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंडियन सॉइल इटसेल्फ जस्ट टू गेट आइवरी, बिकॉज ये काफी कॉस्टली होता था, ठीक है। Ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavations of Pompeii in the ancient city of Italy. Okay, previously asked board questions है भाई साहब, आपका 2023 का लास्ट ईयर का सवाल है। The wooden dolls made in Maharashtra were known as Thaki, Gangavati, Champavati, Kalichak, Kadika. कौन सा होगा भाई साहब? Wooden dolls will be, ठीक है, Thaki. Write short notes on toys and festivals. तो आपके जो टॉयज होते हैं और फेस्टिवल्स, आपका 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स यूज फॉर एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग चिल्ड्रन, तो ये टॉयज जो होते थे तो बच्चों के एंटरटेनमेंट में और उनके एजुकेशन में काम आते थे, यूज ड्यूरिंग सर्टेन फेस्टिवल्स। और ये फेस्टिवल्स का नाम, जैसे दिवाली में आप ये फोर्ट जो बनाते हैं, किला जो बनाते हैं, उसमें इन टॉयज का यूज करते हैं। आप अगर भाई साहब जन्माष्टमी में जाएंगे कुछ जगहों पे नॉर्थ में, वहां पे भी ऐसे डेकोरेशंस होते हैं जहां पे टॉयज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सर्टेन फेस्टिवल्स में इन टॉयज को यूज किया जाता है, ठीक है। गणपति के पास भी भाई बहुत बार मैंने देखा है लोगों को रखे हुए। आप क्रिसमस में भी देखेंगे इन जो आपका जीसस का एक वो बनाया जाता है, उसमें भी ये रखा जाता है, ये क्ले मॉडल्स रखे जाते हैं, ठीक है। मॉडल फोर्ट्स वगैरह, मॉडल फोर्ट्स में भी इन टॉयज का इस्तेमाल होता है। मॉडल फोर्ट जो किला वगैरह बनाया जाता है ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विथ रीजन, 2022 का क्वेश्चन है। टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, सो द आंसर इज यस भाई साहब, ठीक है। की पॉइंट्स, द यूज ऑफ टॉयज ड्यूरिंग सर्टेन फेस्टिवल्स गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो आपका जो टॉयज यूज हुआ है उससे हमको भाई साहब रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस का एक झांकी देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे टॉयज कब यूज हुए, जैसे आपने देखा अभी इंडिया में बना हुआ एक टॉय इटली में मिलना, इसका मतलब क्या है, इंडिया और इटली के बीच में शायद उस जमाने में ट्रेड रिलेशंस थे, ठीक है। सो दिस बेसिकली पर्टेन्स द यूज ऑफ टॉयज ड्यूरिंग सर्टेन फेस्टिवल्स गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, model forts that are made as a part of traditional Diwali celebrations in Maharashtra keep alive the history of Maharashtra. तो जो मॉडल फोर्ट्स बने थे, ठीक है, ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र, ठीक है, कीप अलाइव द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। तो जो आपके जो दिवाली के टाइम पे किलों का निर्माण होता है, बच्चे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्ले टॉयज उसमें रखे जाते हैं, सो दैट बेसिकली इंडिकेट्स। एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन, ठीक है, वाज फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ पोम्पेई एंड एंशिएंट सिटी इन इटली। तो इटली में इसको पाया गया, ठीक है। और इट टेल्स अस अबाउट कल्चरल कॉन्टैक्ट्स, तो ऑब्वियसली इंडिया और इटली के बीच में कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स देयर वर कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। ओके, लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट, बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया आर पब्लिश्ड ऑन स्पोर्ट्स। एनसाइक्लोपीडिया तो अभी आप नहीं पढ़ते होंगे, अभी तो गूगल आ गया है, लेकिन हमारे टाइम पे भाई साहब एनसाइक्लोपीडियाज होते थे। एनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या है, एक टॉपिक पे जितनी भी नॉलेज है उस पे सारे बुक्स का एक साथ होना, ठीक है, वो सारे बुक्स होते तो एनसाइक्लोपीडिया होता है। जैसे बायोलॉजी पे भाई साहब जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनका एक एनसाइक्लोपीडिया। स्पोर्ट्स पे जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स हैं, जहां पे भी खेले जाते हैं, जिस फॉर्मेट में भी खेले जाते हैं, उनके छोटे मोटे जो रूल्स हैं, उन सब का एनसाइक्लोपीडिया। अभी तो विद इन द क्लिक ऑफ अ बटन यू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली आपका एनसाइक्लोपीडिया के कॉन्सेप्ट पे ही पहली बार ऑनलाइन में विकीपीडिया बना, ठीक है, और विकीपीडिया के आधार पे ही आपका गूगल बना। अभी तो वैसे अब चैट जीपीटी का जमाना आ गया, ठीक है, लेकिन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज व्हाट इट इज कैस्केडिंग, ठीक है। पहले आपके बुक्स प्रिंट होते थे और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे बुक्स एक साथ प्रिंट होते थे, इसको अपन बोलते थे एनसाइक्लोपीडिया। फिर धीरे धीरे भाई साहब ऑनलाइन मीडियम में आया विकीपीडिया, फिर गूगल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज आर पब्लिश्ड ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मल्लाकम इज पब्लिश्ड, ठीक है, मल्लाकम इज पब्लिश्ड। फॉर्मर स्पोर्ट्स मैगजीन का नाम क्या था भाई साहब, सत्कार, ठीक है। मूवीज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ स्पोर्ट्समैन, मैरी कॉम एंड दंगल, ठीक है, आपने दंगल देखा है, मैरी कॉम और भाग मिल्खा भाग, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बेसिकली बेस्ड ऑन। आज की तारीख में तो बहुत सारे मूवीज आए हैं जो स्पोर्ट्समैन के लाइफ पे बेस्ड हो, ठीक है, मैरी कॉम, दंगल, भाग मिल्खा भाग। टेलीविजन चैनल्स डिवोटेड टू स्पोर्ट्स, आपके बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स को ही दिखाते हैं। 10 स्पोर्ट्स हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, ये सब में सिर्फ और सिर्फ आपको स्पोर्ट्स देखने को ही मिलता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में। ओके,
check your grass. Dash movie is based on the life of Fogart sisters. Dangal, ठीक है, Dangal is based on the life of Fogart sisters. Dash is the first Indian female boxer to participate in the Olympics and win a bronze medal. So this is Mary Kom, ठीक है. So first female boxer है, इनके लाइफ पे भी बनी है मूवी, ठीक है. So she is the first Indian female boxer to participate in the Olympics and win a bronze medal. Okay, previously asked board questions देख लेते हैं भाई साहब. यहाँ पे देखो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन 2020 में और 2023 में भी, ठीक है. ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोर्ट्स एंड मूवीज. स्पोर्ट्स और मूवीज में कैसे भाई साहब कनेक्शन है, तो काफी सारे बायोपिक्स बनते हैं, ठीक है. जैसे धोनी पे भी बायोपिक बनी हुई है भाई साहब, ठीक है. आपके मिल्खा सिंह पे बनी हुई है, भाग मिल्खा भाग. सो ऑल दीज आर डिफरेंट मूवीज दैट आर मेड ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज. मूवीज ऑन स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफी ऑफ प्लेयर्स, मैरी कॉम, दंगल एक्सेट्रा, ये सब आपके मूवीज बने हुए हैं. अलग अलग प्लेयर्स के लाइफ को दर्शाया गया है, उनके चैलेंजेस, उनके अचीवमेंट्स को दर्शाया गया है. सो देयर आर लॉट ऑफ मूवीज दैट आर मेड ऑन स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफी ऑफ प्लेयर्स, ठीक है. मैरी कॉम, दंगल एक्सेट्रा. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी इन्वॉल्व्स डीप स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. तो उस टाइम का एनालिसिस होता है. उस टाइम पे हमारे पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल थे, क्या क्या चैलेंजेस थे, ठीक है. द लैंग्वेज, उस टाइम की लैंग्वेज क्या थी, ड्रेसिंग स्टाइल क्या था, ठीक है, सोशल लाइफ एक्सेट्रा ऑफ दैट पीरियड. जैसे अगर आप भाग मिल्खा भाग देखेंगे तो वो इंडिया के पार्टीशन के बैकग्राउंड में सेटअप हुआ है. किसी ने देखा है भाग मिल्खा भाग मूवी, ठीक है. तो आपने देखा कि मिल्खा सिंह के पूरे परिवार को मार दिया गया था, ये इवेंट दिखाया गया उसमें, ठीक है. पूरे परिवार को पाकिस्तान में जो था उनको मार दिया गया था, पूरे परिवार को, ठीक है. सो ऑब्वियसली उस टाइम का जो चीजें थी, सोशल लाइफ जो था, उसको भी पोर्ट्रे किया जाता है. सिर्फ स्पोर्ट्स को ही नहीं बल्कि उस टाइम के पूरे कल्चर को दर्शाया जाता है, और इसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज जरूरी है, ठीक है. सो इन्वॉल्व्स अ डीप स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड टू बी डिपिक्टेड. उसके बाद मिल्खा सिंह भाई साहब इंडिया में आए, ठीक है, कैंप्स में रहे, फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए. द लैंग्वेज, किस तरीके का लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है, सोशल लाइफ एक्सेट्रा. एक मूवी आई थी इरफान खान की, अगर कभी टाइम मिले तो देख लीजिएगा, पान सिंह तोमर, ठीक है. इज एक्चुअली पोर्ट्रेइंग, पान सिंह तोमर वाज बेसिकली अ रनर, ठीक है, और काफी मेडल्स इन्होंने इंडिया के लिए जीते थे. और लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब ये गांव वापस गए अपने गांव, तो गांव में जमीन जायदाद को लेकर भाई साहब मारा मारी होती थी. तो इनके जो रिश्तेदार थे उनके जमीन को हड़प लिया. तो उस टाइम पे चंबल में आपके डकैतों की फौज होती थी, सब लोग डकैत बनते थे, ठीक है. डकैत मतलब गैंगस्टर्स बन जाते थे. तो ये भी बन गए थे और उनका खात्मा हुआ वैसे ही. तो अच्छी मूवी है, इस पे भी उनके लाइफ पे ये दर्शाया गया है, ठीक है. पान सिंह तोमर, भाग मिल्खा भाग, फिर मैरी कॉम पे, ठीक है. ऑल दीज आर बेसिकली मूवीज which are more or less biopics that display the struggles that they have faced, that display the challenges of their times. Okay, all these things are portrayed in these movies. Students of history who are well trained to do research of this kind help in making movies. तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, इसको देखिए. जैसे अगर मिल्खा सिंह पे मूवी बना रहे हैं, भाग मिल्खा भाग, तो उन्होंने इतने मेडल्स जीते हैं वो हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे जीते हैं ये भी दिख रहे हैं. लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक बहुत ही ट्रबल्ड टाइम्स में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है. आज की तारीख में अगर आप भाई साहब स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं. आपको अच्छे बूट्स मिले होंगे, आपको अच्छा ग्राउंड मिला होगा, आपको अच्छा ट्रेनर मिला होगा. लेकिन मिल्खा सिंह के टाइम पे अगर मिल्खा सिंह बने हैं अच्छे स्पोर्ट्समैन, तो उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिली हैं. उल्टे उनको भाई साहब यातनाएं मिली हैं. उनको भाई साहब अपने फैमिली से बिछड़ना पड़ा है, अपने पिंड से बिछड़ना पड़ा है, अपने जो जगह पे उनकी बर्थ हुई थी या जहां पे उनकी परवरिश हुई थी, उन सबको छोड़कर आना पड़ा है. अपने पूरे फैमिली को अपने आंखों के सामने कत्लेआम होने देखना पड़ा है. तो इन सब जगहों पर और इन सब परिवेशों में और बैकग्राउंड में किसी स्पोर्ट्स पर्सन का आना और आज के युग में किसी स्पोर्ट्स पर्सन का आना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है. सो इसके लिए आपको स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा नॉलेज या हिस्ट्री में काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए. Students of history who are well trained to do research of this kind help in making movies. तो ऐसे बायोपिक्स में बनाने में इनका भरपूर योगदान होता है, ठीक है. ओके, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. तो अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. एक हो गया आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स कमेंटेटर, ठीक है. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मतलब जो लोग भाई साहब लिखते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं. नीड्स टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स,
एमिनेंट प्लेयर्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स। आप देखेंगे अक्सर कमेंट्री में लोग बोलते हैं अच्छा ये अभी हुआ है ना, ये एक बार पहले भी हुआ था, तो कमेंट्री करते हैं जब, तो ये को रिलेट करते हैं, मतलब उनका नॉलेज होता है उस हिस्टोरिकल इवेंट पे। तो ये सारी चीजें होती हैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर में जो होनी चाहिए, ठीक है। टेल्स, बाल जे पंडित फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेट कमेंट्री। तो इन्होंने भाई साहब क्रिकेट कमेंट्री को मतलब एकदम एक्सपर्ट हो गए थे ये, ठीक है। पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिट ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी। ये किसी ने रेडियो में कमेंट्री करना और टीवी में कमेंट्री करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखो टीवी में आप अगर कमेंट्री कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है और दर्शकों को भी दिख रहा है, तो आपको हर एक चीज को बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन रेडियो में आपको हर एक चीज को बोला, अच्छा इन्होंने बॉल डाला और ये बॉल शॉर्ट पिच था और ये बैट्समैन ने मारा और ये बैट्समैन ने मारा तो फील्डर उसके पीछे भाग रहा है। तो यू हैव टू क्रिएट दैट थिंग, विजुअलाइजेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब सांस बंद करके बोलना पड़ेगा आपको वैसा, ठीक है। तो रेडियो कमेंट्री इज वेरी डिफिकल्ट। आप समझ लीजिए भाई साहब एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है या कोई क्रिकेट का मैच ही हो रहा है 6 घंटे तक, 6 घंटे तक आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द पर्सन इज नॉट एबल टू सी, सो यू हैव टू पोर्ट्रे द एंटायर इवेंट। आप कभी भी यूट्यूब में जाकर पुराने रेडियो कमेंट्रीज सुनेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब कैसे, या फुटबॉल कमेंट्रीज भी फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। सो ये आपके पहले बाल जे पंडित जो थे ये बहुत एक्सपर्ट कमेंटेटर थे रेडियो में। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेट कमेंट्री, पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी, ठीक है। रेफरीज कौन होते हैं भाई साहब? जो एम्पायर्स होते हैं, रिजर्व फोर्स फॉर स्पोर्ट्समैन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है। ओके, तो आपके आप देखोगे बहुत सारे जगहों पे स्पोर्ट्स कोटा होता है, काफी सारे कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कोटा होता है, काफी सारे आपके गवर्नमेंट जॉब्स में भी स्पोर्ट्स कोटा होता है। देखिए जैसे रेलवेज का एक फुटबॉल टीम होगा, रेलवेज का एक हॉकी टीम होगा, तो उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में स्पोर्ट्स का कोटा होता है, ठीक है। देयर आर सम गवर्नमेंट जॉब्स ऑन विच वी हैव कोटास फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। Okay, previously asked questions, which features of the cricket commentary by Bal J Pandit can be mentioned, ठीक है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर द क्रिकेट कमेंट्री, पायनियर मतलब एक्सपर्ट हो जाना, ठीक है। गिव अस ऑल हिस्टोरिकल डिटेल्स, हिस्ट्री ऑफ द प्लेग्राउंड, करियर हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर्स, एनेक्डोट्स अबाउट द गेम, ये सब कुछ भाई साहब को रिलेट करते थे अपने कमेंट्री में, ठीक है। 2 बार पूछा गया है, 22 और 2019 में 2 और 3 मार्क्स पे, ठीक है। So this is basically history of sport. It is as old as mankind. Games like dice, wrestling, horse, chariot races, Olympic games started in Greece. ठीक है। Indoor sports और outdoor sports played by sitting at one place within a closed environment. Indian sports है भाई साहब, ये सारे आपके इंडियन स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में ये सारे स्पोर्ट्स आते हैं जिनको अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। आउटडोर स्पोर्ट्स में ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आज की तारीख में भाई साहब आप बैठे बिठाए कोई मैच अगर अमेरिका में भी हो रहा होगा उसका सीधा प्रसारण देख पाएंगे, ठीक है। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट एज कमेंटेटर्स, ठीक है। टॉयज इन हिस्ट्री, टॉयज थ्रो लाइट ऑन द ट्रेड रिलेशंस एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। ये सब आपके टॉयज इन हिस्ट्री पे है। स्पोर्ट्स रिलेटेड लिटरेचर एंड मूवीज, तो आपके भाई साहब ये सब लिटरेचर और मूवीज प्रोड्यूस हुई हैं। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, अगर आपने स्पोर्ट्स पे काफी ज्यादा स्टडी और हिस्ट्री पे काफी ज्यादा बैकअप किया है तो दीज आर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। So that basically completes the chapter, people. Any questions on this? No? Yes? Thank you so much for your valuable time.